हम्म। तो अब आगे देखो क्या है, अन्य स्थान स्थित दोष के चिकित्सा। अब ये दो तो अपन को बता दिया। अब यहाँ पे इसको अलावा, कोष्ठ और शाखा के अलावा और किसी जगह पर अगर दोष जाते हैं तो उसकी चिकित्सा कैसे करनी है, उसके अंदर सिंपल सा एक कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी आएगा सेम चीज़ का, वो आगे वाले चैप्टर्स में आएगा कि जो दोष, जिस दोष का जो स्थान है, ठीक है ना, तो उस स्थान वाले दोष की चिकित्सा पहले करनी है। देखो वापस समझो इसमें क्या है कि अन्य स्थान में गए हुए निर्बल दोषों की चिकित्सा उस स्थान विशेष के अनुसार करनी चाहिए, लेकिन जो बलवान दोष होता है और अन्य दोष को अभिभूत कर दिया है उसकी वहाँ भी खुद ही की ही चिकित्सा करनी चाहिए। कितना अच्छी तरीके से इसने इन्होंने कंफ्यूज किया है। देखो लास्ट वाला ये इंपॉर्टेंट है, क्या है कि स्थानिक दोष की चिकित्सा करके फिर आगंतुक दोष का शमन करना चाहिए। बस ये सिंपल सी एक ही लाइन है इसके अंदर। जैसे समझ लो ये अपना ये आमाशय है ना, ऐसे करके कुछ बनेगा ना, फिर ये अपना पाइलोरस वगैरह आ गया, तो ये अपना आमाशय है। इसके अंदर कौन से दोष का स्थान होता है भाई, कफ। तो यहाँ पे कफ भैया अपने आराम से बैठे हैं, ठीक है। नीचे अपना पक्वाशय होता है, ऐसा कुछ इस तरीके का। यहाँ पे होता है वात। अब ये वात चलते चलते मान लो यहाँ पे आ गया, अब ये वात इधर आ गया और इसने यहाँ पे रोग उत्पन्न करने शुरू कर दिए। अब क्या देखा था अपन ने कि दोष जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं तो वो गति करते हैं, और गति करके कहाँ चला गया, अब ये देखो ये ना, तो ये कहाँ चला गया, अन्य स्थान के अंदर गया, ठीक है। अब यहाँ जहाँ जो गया इसमें क्या बोला है कि जो स्थानिक दोष होता है उसकी चिकित्सा पहले करनी। अब ये वात अगर आया है तो यहाँ पे कफ को भी कुपित करेगा, तो इसमें वात वाले भी अलग डिसऑर्डर हो रहे हैं, इधर कफ वाले भी अलग डिसऑर्डर हो रहे हैं, तो तुम पहले किसकी चिकित्सा करोगे। तो आचार्य क्या कहते हैं भाई, पहले तो स्थानिक की करोगे, मतलब जिसका स्थान है, जिसका घर है, उसकी चिकित्सा पहले होगी। तो कफ की चिकित्सा पहले होगी और वात की चिकित्सा जो है वो बाद में होगी। इस चीज़ का ये मतलब हो गया, समझ गए। स्थानिक दोष की चिकित्सा का, स्थानिक दोष जो होता है उसकी चिकित्सा हम पहले करते हैं। इसमें कुछ एक एक्सेप्शंस भी आते हैं कि अगर वो उपद्रव ज़्यादा कर रहा होता है तो भाई चलो पहले उसकी कर दो, ऐसे ऐसे, तो वो अपन बाद में पढ़ेंगे, है ना। अभी बस ये याद रखो कि स्थानिक दोष की जो चिकित्सा होती है वो पहले होती है। अब देखो तिर्यक दोष, तिर्यकगत दोषोपक्रम। तिर्यकगत दोष जो होते हैं वो रोगी को प्रायः देर तक पीड़ित करते हैं। यहाँ तिर्यकगत दोष का क्या मतलब होता है, जो दोष शाखा में चले गए हैं। शाखा का मतलब क्या हुआ, जो दोष धातुओं में चले गए हैं। मतलब हमने भोजन किया, अब वो भोजन का पाचन नहीं हुआ, वही वापस एक चैप्टर के अंदर आ जाओ तो आम बन गया था। अब वो आहार रस जो बना है वो आधा कच्चा है, अब वो आधा तो रस धातु बना, आधी रस धातु अपनी कच्ची बनी, तो उसके अंदर रस धातु के अंदर क्या आ गया, आम आ गया, तो हम उसको बोलेंगे साम रस धातु। अब साम जहाँ पे भी आम आ जाता है वहाँ पे वात पित्त कफ दोष अपने आप ही पहुँच जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उससे, वो उनके लिए नेक्टर का काम करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वात पित्त कफ ने रस धातु को कर दिया दूषित, तो यहाँ पे रस धातु हो गई दूषित, तो हम क्या बोलते हैं कि दोष जो है वो शाखा में चले गए। समझ गए दोष का शाखा में जाने का मतलब। तो इसका मतलब क्या है, धातुएं अगर दूषित हुई हुई हो किसी व्यक्ति की, यहाँ साइड में लिख लेना, तिर्यक दोषगत रोगी का क्या मतलब हुआ है, अगर उसकी धातु की दुष्टि हो गई हो, अगर आम जो है वो उसकी धातुओं में पहुंच गया हो तो ये देर तक पीड़ित करते हैं। अच्छा, फिर देह अग्नि और बल इन तीनों को जानने वाला जो चिकित्सक हैं वो उनकी शीघ्रतापूर्वक चिकित्सा नहीं करे। देखो नहीं करनी है इनकी शीघ्रतापूर्वक चिकित्सा, क्योंकि तो क्या करना है, नहीं करना है तो कि शास्त्र विहित प्रयोग से शनै शनै शमन करो उसका, और सुखपूर्वक उन दोषों को कोष्ठ में लाओ। फिर कोष्ठ में आ जाए तो उसको जो आसान मार्ग होता है वहाँ से निकाल दो। तो बस बिल्कुल यही चीज़ पंचकर्म के अंदर अपन ऐसे तो करते हैं कि दोष जो होते हैं वो शाखा में गए हुए होते हैं, हमने बोला कि इसमें उसको कोष्ठ में लाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसे करो, आया है व्यक्ति, हाँ अपन को दिख रहा है वात कुपित हुई है, सीधी लगा दो बस्ती, या फिर कफ कुपित है सीधा वमन करा दो, तो नहीं होगा, उससे कुछ निकलेगा ही नहीं, क्योंकि दोष जो होते हैं वो कोष्ठ से निकलेंगे भाई, धातु के अंदर से कैसे निकल जाएंगे, मुख के द्वार से, तो अपन को उसको कोष्ठ में लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम कोष्ठ में नहीं लाते, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा है ना, उपमा भी दे करके बताएंगे, अब ये बहुत पूछते हैं इसके अंदर। तो इसमें तो अपन को इसके अंदर तो यही बताया हुआ है कि जो शाखा के अंदर जो दोष चले गए होते हैं उसकी सीधी सीधी ऐसे अपन को चिकित्सा नहीं करनी, उसमें क्या करना है, शनै शनै इसका शमन करना है, मतलब इन दोषों का शमन करना है। शमन करते हुए इसको कहाँ पे लाना है, कोष्ठ के अंदर लाना है। अब अपन कोष्ठ के अंदर ले आए, उसके बाद में जो आसान मार्ग हो, मतलब जो निकट का मार्ग हो वहाँ से उसको निकाल देना। मतलब दोष अगर ऊपर की साइड में ज़्यादा एक्यूमुलेटेड हो तो उसको वमन से निकाल दो, नीचे की साइड में हो तो उसको विरेचन से निकाल दो। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर बोली हुई है। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, इसका कंक्लूजन लिख लो साइड में कि जो शाखागत दोष होते हैं उसमें
कोष्ठ में ला करके, दोषों को कोष्ठ में ला करके और फिर उसका निर्हरण करके चिकित्सा करते हैं। शाखागत दोषों की चिकित्सा डायरेक्टली नहीं करते, ठीक है, बस ये बात बोलिए। अब देखो यहाँ पे साम और निराम दोष की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। साम दोष के लक्षण है ना, निराम दोष के लक्षण, इसके और इसके साथ में पूछते हैं आम की डेफिनेशन। तो आम की परिभाषा बताते हुए साम और निराम दोषों को के बारे में लिखिए। तो ये पूरा तुम्हारा बड़ा बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसका श्लोक याद करना चाहिए तुम्हें, मैंने किया था इसको और बहुत फायदे में रहोगे। जिसको श्लोक नहीं याद रहता है वो थोड़ा एक ट्रिक से देख लो कि सारे जो गम होते हैं कैसे होते हैं। सब गम जो होते हैं वो नमक खाने से होते हैं। नमक बहुत ज़्यादा खा लोगे तो बीपी बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन, फिर डायबिटीज साथ में आ जाती है, फिर हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक बाद में डेथ। तो सारे गम जो होते हैं वो नमक खाने से होते हैं। तो एस से स्रोतोरोध, फिर बलभ्रंश, फिर गौरव, ए से अनिल मूढ़ता, ठीक है, ए से अनिल मूढ़ता, आलस्य, अपक्ति, ये भी ले सकते हो। अनिल मूढ़ता, आलस्य और अपक्ति, तो 3 ये वाले आ जाएंगे। फिर क्या है, हाँ निष्ठीव, एन से निष्ठीव, फिर मल संग, अरुचि और क्लम, ठीक है, तो हो गई ये। अब ये तुम कैसे सेट करते हो वो तुम अपने हिसाब से सेट करते रहना। मैंने तो निमोनिक बता दिया कि सब जो गम होते हैं वो किससे होते हैं, नमक खाने से होते हैं, और ये किस में, साम निराम दोषों में होते हैं। तो ये जो चीज़ें हमने बताई हैं ना, नमक वाली चीज़ें, ये अगर लक्षण आ जाते हैं तो वो किसके, वो साम दोषों के लक्षण होते हैं। साम मतलब स आम, आम के साथ। अगर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा जो कफ दोष है वो आम से आवृत हुआ हुआ है, उसके अंदर आम बना हुआ है। तो अगर बॉडी के अंदर ये लक्षण आते हैं, इसका मतलब 2 दोषों के अंदर जो है वो आम बना हुआ है, ठीक है। और निराम के लक्षण क्या आता है, निरामाणाम विपर्यय, इससे बिल्कुल उल्टे अगर लक्षण आते हैं तो मतलब मेरे जो दोष धातु मल है वो निराम है, मतलब बिना आम के है। ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, याद करो तो अच्छी बात है। ये तो सभी को करना है, करना ही करना है। पैथोलॉजी में वापस पूछ लेंगे तुमसे, फिर वहाँ पे मुंह लटका के खड़े रहोगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये याद करना क्या है, उष्ण अल्प बलत्वेन धातु माध्यम अपाचेतम, कि भाई यहाँ पे रस की डेफिनेशन, आम की डेफिनेशन बताई है, ठीक है। क्या है आम की डेफिनेशन, कि ऊष्मा के अल्प बल से, जब जठराग्नि कम होती है तो ऊष्मा के अल्प बल से क्या होता है, धातु माध्यम अपाचेतम, अपाचेतम जो आद्य धातु है, कौन सी होती है अपनी आद्य धातु, आद्य मतलब प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव धातु कौन सी होगी, रस धातु, अपाचितम, अपाचित रह जाती है क्योंकि जठराग्नि प्रॉपरली वर्क नहीं करती, ठीक है। तो क्या होता है, दुष्ट मामाशय गतम रसमामम प्रचक्षते, तो दुष्ट रस जो होता है, दुष्ट रस मतलब कि दूषित रस, दुष्ट रस मतलब बुरा रस नहीं, दूषित रस, ठीक है, क्योंकि वो पचा नहीं है तो दुष्ट है। तो दूषित जो रस है वो आमाशय के अंदर जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, तब हम उसको आम की संज्ञा देते हैं, ठीक है। ये कोटेशन सबको याद करना। फिर ये मतांतर है, ये तुम्हारे बिल्कुल भी काम की चीज़ नहीं है, इसको छोड़ दो। साम स्वरूप क्या होता है, आम से संपृक्त अतएव इससे दूषित दोष जो होते हैं, दोष और दूष्य जो होते हैं वो साम कहलाते हैं, और इससे उत्पन्न होने वाले रोग भी साम कहलाते हैं। मतलब कि जो आम से दूषित दोष और दूष्य होता है उसको हम साम दोष बोलते हैं या साम दूष्य बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, इससे जो अगर रोग होंगे तो भी हम उसको साम रोग बोलेंगे, मतलब आम के साथ वाला रोग। तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, बस समझना था, देखना था इसको। अब देखो चिकित्सा में यहाँ पे ये रहा उपमा जो मैं बोल रही थी ना, वो है चिकित्सा में क्या सावधानी रहनी चाहिए, कि संपूर्ण शरीर में फैले हुए धातुओं में लीन जो अनुत्कृष्ट साम दोष होते हैं उनका वमन विरेचन से निर्हरण नहीं करना चाहिए। मतलब शाखा में चले गए जो धातुओं के अंदर गए हुए दोष होते हैं, उसके अंदर ऐसे दोषों में वमन विरेचन नहीं कराना। क्यों नहीं कराना, कि जिस तरह कच्चे फलों से रस निकालने पर रस कठिनता से निकलने के स्वरूप में न होने के कारण उस रस के आश्रय का ही नाश हो जाता है, ठीक उसी तरह अनुत्कृष्ट दोषों को निकालने से साम दोषों के आश्रय जो शरीर है उसी का ही नाश हो जाता है। भाई देखो क्या बोला, इसमें जो अपना शरीर है उसकी तुलना किससे करी है, मान लो ये एप्पल, ऐसा ऐसा कुछ एप्पल होता है ना, हाँ ठीक है, ऐसा ही होता है एप्पल। तो ये एप्पल से करी है। अब एप्पल अगर कच्चा होता है और हम उसके अंदर बोले कि हम भी भाई इसके अंदर से रस निकालो, तो उसको कितना ही निचोड़ लो उसके अंदर से रस नहीं निकलेगा, ऊपर से जो एप्पल है अपना वो भी पूरा बर्बाद हो जाएगा, वैसे कुचल मुचल जाएगा ना, तो एप्पल बर्बाद हो जाएगा। वैसे ही क्या है, ये अपना शरीर है, तो ये रहा शरीर, ठीक है। अब इसके अंदर जो दोष है वो कहाँ गए हुए, वो शाखा में मतलब धातुओं में गए हुए हैं। अब अगर उसको कोष्ठ में तो कुछ है ही नहीं, जैसे इस एप्पल के अंदर कोई रस नहीं था वैसे ही इस बंटी के कोष्ठ में दोष ही नहीं है, फिर भी हम बोलेंगे नहीं उल्टी कर, नहीं विरेचन कराते तेरे को तो तू निकाल कफ को। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या इसके अंदर जो बेचारे के अंदर जो चीज़ थी वो भी निकल जाएगी, पूरी ही निकल जाएगी। तो ये कैसा, ये ऐसा सिकुड़ा हुआ एप्पल बन जाएगा, फिर तो उसका शरीर भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। समझ गए क्यों नहीं कराते, तो क्या नहीं कराते कि जब अनुत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट का मतलब होता है जो उबड़े हुए नहीं हो। अपन है ना क्या करते हैं,
जब संशोधन करवाना होता है ना, वमन करवाना होता है, तो उसे एक दिन पहले क्या देते हैं, माश देते हैं। माश जो सबसे अवर दाल थी, मैंने वीडियो भेज दी है, तुम देखो 6 चैप्टर की, क्योंकि ये कफ को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, इसलिए वो अवर थी। तो सारी चीज़ें कफ, माश दे दिया, तिल दे दिया, ऐसी चीज़ें देंगे जो कफ को बढ़ाएगी। कफस डिसऑर्डर है, अपन को उसको दूर करने के लिए वमन कराना है, क्योंकि कफ बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम वमन से एक दिन पहले उसको ऐसी चीज़ देंगे जिससे उसका कफ बहुत ज़्यादा बढ़े। क्यों बढ़े? क्योंकि हमेशा जब निकलेगा क्या, जब वो पूरी तरीके से बढ़ जाएगा, जब वो छलकने लगेगा तब वो निकलेगा। तो हमें क्या करना है, उस कफ को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, उभारना है। इसको हम उत्कृष्ट बोलते हैं, समझा? उत्कृष्ट मतलब निकलने को तैयार, जैसे वॉमिटिंग करने के लिए तैयार, उसको हम उत्कृष्ट बोलते हैं। अनुत्कृष्ट मतलब जो धातुओं में चला गया है, उसके लिए अनुत्कृष्ट बोला है, ठीक है। अब देखो बहिर्निर्हरण की प्रक्रिया क्या है, कि अगर इस तरीके के साम दोष होते हैं, शाखा के अंदर गया हुआ अगर है, ठीक है, शाखागत, तो उसके अंदर क्या करो, दीपन पाचन करो। ये पाचन दीपन बोला है, पहले दीपन करेंगे फिर पाचन करेंगे, ठीक है। दीपन मतलब भूख लगाना, फिर पाचन मतलब जो आम है उसका पाचन करना, ठीक है। तो दीपन पाचन करोगे, फिर क्या करोगे, फिर उसका स्नेहन करो और स्वेदन करो। तो ये पूरी प्रोसेस तुम्हें पता है कि स्नेहन से भाई वो जो है ढीला हो जाता है, और स्वेदन से वो क्या होता है, पिघल करके कोष्ठ के अंदर आ जाता है। तो उसको दीपन पाचन करो, फिर उसका स्नेहन स्वेदन करो। क्योंकि तुमने पिछले, अभी अपन ने पहले पढ़ा था, उसके अंदर देखा था कि शाखा से कोष्ठ में जाने का कारण क्या था, अगर दोषों का पाक हो जाता है, तो दोषों को अगर पाचन कर देंगे तो वो अपने आप ही शाखा से कोष्ठ के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 प्रोसीजर अपन को करने हैं। ऐसा करेंगे तो ये कोष्ठ में आ जाएगा, फिर जैसे ये कोष्ठ में आता है तो उसको शुद्ध कर दो, मतलब कि वमन करा दो या विरेचन करा दो। फिर देखो यहाँ पे मुख से प्रयुक्त किया गया जो द्रव्य होता है आमाशय स्थित मलों को बाहर निकालता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुख से प्रयुक्त किए हुए चीज़ क्या करेगा, वो या तो क्या करेगा, वमन का यूज़ करेंगे इसके अंदर, या फिर विरेचन। वमन और विरेचन दोनों ड्रग होती है, अपन मुंह से ही लेते हैं ना, तो आमाशय के अंदर आती है, वमन करेगा, विरेचन करेगा। फिर ऊर्ध्व चतुर्थ जो होती है, उस दोषों को नाक से प्रयुक्त औषध नाक से बाहर निकालती है। ऊर्ध्व जत्रुगत, जत्रु का मतलब होता है क्लेविकल, जो क्लेविकल बोन होते हैं हम उसको जत्रु बोलते हैं। तो क्लेविकल के ऊपर वाले जो भी डिसऑर्डर होते हैं उसके अंदर औषध नाक से प्रयुक्त करेंगे, और जो निकलेगा तो वो भी कहाँ से निकलेगा, वो नाक से बाहर निकलेगा। और गुद मार्ग से प्रयुक्त जो औषध होती है वो गुद से दोषों को बाहर निकालती है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, वमन विरेचन और नॉर्मल शिरो विरेचन के बारे में बोला है इसके अंदर। फिर देखो दोषों की स्वयं प्रवृत्ति, उत्कृष्ट हुआ आम दोष यदि ऊर्ध्व अधर मार्ग से स्वयं प्रेरित होकर निकल रहा होता है तो औषधियों से उसे रोकना नहीं चाहिए। कंसेप्ट सी लिख लो, कंसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे बहुत काम आएगा तुम्हारे। रक्त पित्त चिकित्सा के अंदर लिखा हुआ है, रक्त पित्त चिकित्सा। रक्त पित्त तुम्हें पता है, एपिटेक्सिस मान लो, जैसे नाक से अगर किसी के खून आ रहा है या फिर किसी को हेमोप्टेसिस हो रहा है, बलगम में खून आ रहा है, तो हम स्टार्टिंग में से रोकते नहीं है। आचार्य कहते हैं ना आदौ स्तंभनम कुर्यात्, स्टार्टिंग में कभी भी स्तंभन नहीं करो, क्योंकि वो जो ब्लड निकल रहा है, जो दोष निकल रहा है यहाँ पे, जो दोष यहाँ पे आम दोष बोला है ना, तो निकल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो बॉडी के अंदर से जो दूषित चीज़ें हैं उसको बाहर निकाल रहा है, जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर निकाल रहा है। तो ब्लड भी एपिटेक्सिस के अंदर जो निकल रहा है वो टॉक्सिन वाला निकल रहा है। अगर उसको रोक दोगे तो वो टॉक्सिन्स अंदर ही रह जाएंगे, अंदर रह जाएंगे तो वो वहाँ पे रोक करेंगे। इसलिए बोला ना आदौ स्तंभनम कुर्यात्, स्टार्टिंग में उसको नहीं रोको। तो कब रोको, जब तुम्हें लगे कि उसका बल मास क्षीण हो रहा है, अब व्यक्ति बचेगा ही नहीं, अगर अपन ने नहीं रोका तो वो सीधा ही उड़ जाएगा, तो फिर उसको रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या है कि अगर उत्कृष्ट हुआ हुआ दोष है, मतलब कि मान लो कोई उल्टी कर रहा हो, ठीक है, उल्टी कर रहा हो और अपन उसको लेकर के, एक दवाई आती है वो लेकर के देते कि ले भाई तेरे को इससे उल्टी नहीं होगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर उसको वॉमिट हो रही है इसका मतलब उसके अंदर कोई टॉक्सिन्स है वो निकल रहे हैं, तो उसको निकलने दो जब तक कि उसके प्राणों का संकट नहीं आ जाए। ऐसा नहीं उसको बिल्कुल डिहाइड्रेशन हो जाए और एकदम फेंट हो गया पेशेंट, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि जो उभरे हुए दोष होते हैं उनको कभी भी अगर खुद निकल रहे हैं तो उसको रोकना नहीं चाहिए। रोकने से जो होता है वो रोग उत्पन्न होते हैं। अगर स्वयं प्रवृत्त है तो उसमें क्या करो, इसमें हितकारी भोजन देते हुए प्रारंभ में तो उपेक्षा कर दो। उपेक्षा कर दो मतलब कोई ट्रीटमेंट मत दो, अगर वो उल्टी कर रहा है तो करने दो, ठीक है। फिर जो दोष विबद्ध है उन्हें पाचन द्रव्यों से पाचन करे या निकाले। अब उपेक्षा कर देनी चाहिए, उसके बाद में ये नहीं बोला, इसमें इसमें बीच में एक और स्टेप है, उपेक्षा कर दी, उसके बाद में थोड़ी देर बाद में जब आपको लगे कि अब ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना, अब उसको डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, तब उसकी चिकित्सा करो, उसको बंद कर दो। अब अमन बंद हो गया, पहले हो रहा था अब बंद, अपन ने बंद कराया है, मतलब कि दोष तो पहले भी निकल रहे थे, तो अब दोष उसके अंदर हैं, वो कहाँ पे, वो बॉडी के अंदर चले गए। तो अब जो चले गए हैं ना उसको भी क्या करें, हम निकाल तो नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा निकाल दिया तो क्या होता है, अपन ने देखा अभी संशोधन ज़्यादा करा दो तो वात को पित्त हो जाती है,
तो वो नहीं करना, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे शमन चिकित्सा करेंगे। दो तरह की चिकित्सा पड़ी थी ना, शोधन करा लिया अपन ने, शोधन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वात बढ़ जाएगा, इसलिए अपन ने छोड़ दिया। अब जो बचा कुचा जो दोष है उसको ये शमन जो औषध है अपनी वो पूरा कर देगी। तो अब क्या है, जो दोष विरुद्ध हैं उनको पाचन द्रव्यों से पाचन करें या फिर उसको निकालें। अब अगर वो निकालना किस पे, वो बल पे डिपेंड करेगा। अगर इसमें उसका बल अच्छी तरीके से है तो उसको वापस निकाल दो, ठीक है। जनरली अपन क्या करते हैं, एक बार जब वमन का वेग आ जाता है उसके बाद में अपन को लगता है अतियोग ना हो जाए तो उसको स्टॉप कर देते हैं, फिर अपन उसको ऐसी चीज़ें देते हैं जो कि शमन औषध देंगे, जो कि कफ का ऐसे ही इसका शमन कर देगी, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सिर्फ नॉर्मल कंसेप्ट है, इसमें तुम्हें कुछ ऐसा याद नहीं रखना, इसको सिर्फ पढ़ो और भूल जाओ, ठीक है। फिर आगे देखो, शोधन काल, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, इसको याद रखना है तुम्हें। तो ये तुमसे इधर आएगा, ये फिर ये आगे चरक में भी आएगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो ग्रीष्म, ग्रीष्म क्या, वात पित्त और कफ, ठीक है, ये तीन दोष होते हैं। इन तीन दोष में क्या बोला है कि ग्रीष्म वर्षा और हेमंत में संचित, इसमें देखो अब यहाँ पे एस लिखो, एस में संचित, तो वात कहाँ ग्रीष्म में संचित होती है, ठीक है, पित्त वर्षा में और कफ हेमंत में संचित होता है, ठीक है। इसमें संचित जो ये वात पित्त कफ है, इसको कहाँ कहाँ कब कब निकालना है, तो देखो वात को निकालना है श्रावण में, पित्त को निकालना है कार्तिक के अंदर, और हेमंत में किसको निकालना है, कफ को निकालना है। अब ये बीच में कब छोड़ो इसको, तो ऐसे निकालना है। ये जो मास होते हैं ये याद रहने इंपॉर्टेंट है, ये तुमसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वात का जो, वात को अगर अपन को निकालना तो हमें श्रावण में निकालना है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, वर्षा ऋतु आ जाएगी। सावन, श्रावण से सावन याद करो, सावन का महीना घटाए घनघोर, ठीक है। तो घटाए घनघोर मतलब कि क्या है, वर्षा ऋतु आ गई है, तो इसमें वर्षा में ही तो निकालते हैं अपन वात को बस्ती से, तो ये तो तुम्हें याद रह जाएगा कि वात का अगर निरहन करना है तो श्रावण में करना है। पीके अपनी मूवी आई थी, सबने देखी होगी, तो पीके, ठीक है। और कफ में नहीं, हेमंत नहीं है यहाँ पे, चैत्र में, हाँ जब भी क्या गड़बड़ हो गई, तो चैत्र मास में इसको निकालना है, किसमें, केसी, केसी काय चिकित्सा, ये भी तुम्हें याद हो जाएगा। तो ये दो हो गए, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझदारी यही है कि दो चीज़ जिसमें जो भी तुम्हें दो चीज़ याद हो रही है वो कर लो, बाकी तीसरी ऐसे ही हो जाएगी। तो वात का श्रावण हो गया, पी के हो गया और के सी हो गया, जिसको जैसे याद होता हो वैसे करो। तो वात को श्रावण में निकालेंगे, पित्त को किस में, कार्तिक में निकालेंगे, और कफ को निकालेंगे हम चैत्र में। अब इसको क्या, हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साधारण मास, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके साइड में एरो बना कर लिखना है, इसको हम साधारण मास बोलते हैं। साधारण मास क्यों, क्योंकि इसमें ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो नॉर्मल टेम्परेचर इस वक्त होता है, इसलिए करते हैं। कभी भी हम पंचकर्म जो है, कोई भी प्रोसीजर है, वो हम एक्सट्रीम कंडीशंस में नहीं करते, ठीक है। उसमें बॉडी भी अच्छी तरीके से वो, हाँ हाँ, तो क्या कह रहे थे, कोई भी चीज़ जो होती है अपन पंचकर्म जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं करते, क्योंकि बॉडी जो होती है ना वो पूरी तरीके से अडेप्टेड नहीं होती है उसके लिए, चेंजेस के लिए। दूसरा क्या होता है, अपने लिए करने में भी वो कन्वीनियंट नहीं रहता। जैसे हम मान लो उसको वमन कराएंगे, विरेचन कराएंगे, बस्ती करवाएंगे, तो हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडी में जा करके कर रहे हैं, अभी ये हेमंत शिशिर के अंदर करा रहे हैं, तो उसके बाद उसको बेचारे को बार बार पानी का यूज़ करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, उसके लिए वो कंडीशंस क्या फेवरेबल नहीं होगी। दूसरा क्या हो जाएगा, इसके अंदर वात बढ़ेगा, अपन को पता है, शीत से पंचकर्म के बाद में बढ़ता ही है, शीत से और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए एक्सट्रीम कंडीशंस में नहीं कराते हैं। कब कराना है, साधारण ऋतु के अंदर कराना है। ये कब के लिए, ये होता है स्वस्थ वृत्त के लिए। स्वस्थ वृत्त मतलब कि अगर कोई पेशेंट तुम्हारे पास आया है, बोल रहा है कि नहीं मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मेरे को क्या है, बॉडी की क्लींजिंग करानी है, तो उस हिसाब से मेरे को बता दो कि मुझे क्या कराना चाहिए। तो अपन प्रकृति देख करके बोलेंगे, भाई तू वात प्रकृति का है, तो श्रावण में आना, हम तुम्हारे बस्ती लगा देंगे, तो उससे तुम्हारे जो आगे जो डिसऑर्डर्स है वो नहीं होंगे, तुम्हारी ज़िंदगी जो अच्छी तरीके से कटेगी। तो स्वस्थ वृत्त के लिए होगा। एक व्यक्ति है जो बिल्कुल एकदम कफ से भरा हुआ है, उसका एकदम कफ बहुत बढ़ा हुआ है, और वो आया शीत ऋतु के अंदर, वो बोल रहा है भाई साहब डॉक्टर साहब सांस ही नहीं ली जा रही है। फिर तुम बोलो वो शीत ऋतु में आया, वो बोले नहीं नहीं 2 महीने बाद आना, हमारे तो आचार्य ने बोला है वसंत में ही निकालेंगे हम, तो कौन सी, चैत्र ऋतु के अंदर ही निकालेंगे, चैत्र मास के अंदर आना, ठीक है। तो अपन को ऐसा नहीं करना। ये चीज़ कहाँ बताएगा, ये आगे वाले इसके अंदर बताएगा।
देखो क्या कह रहा है कि ये जो ऊपर बताया है ये स्वस्थ वृत्त को ध्यान में रख के बताया है। व्याधि में तो व्याधि के अनुसार ही व्यवस्था की जाती है। अगर जो व्यक्ति जब आता है उसका तभी अपन को संशोधन करना है। ऐसे नहीं कि हम वेट करेंगे कि नहीं नहीं ये मास होएगा तब आना, इस मास के अंदर अच्छा मुहूर्त है, ऐसे करोगे तो पागल कहेंगे लोग तुम्हें। ठीक है, तो फिर क्या इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं? आचार्य ने तो मना किया एक्सट्रीम में नहीं कराना, तो उसके लिए देखो क्या बोला है कि शीत और उष्ण वर्षा इनका प्रतिकार व्यवस्थित रूप से कर दो। क्या कर दो इसका मतलब अभी बताऊंगी मैं। ठीक है, फिर करके जो क्रिया प्राप्त है उसे प्रयुक्त करना चाहिए। क्रिया काल का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। क्रिया कलम ना, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। क्रिया काल क्या मतलब होता है? षट क्रिया काल सुश्रुत ने जो बताया वो तुमने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी के अंदर। संचय प्रकोप प्रसर है ना, ऐसे आ गया। तो स्थान संशय के अंदर अगर आ गया है कोई रोग, इसका मतलब स्थान संशय का मतलब क्या होता है? उसके अंदर जो पूर्व रूप जो है किसी रोग के वो प्रकट होने शुरू हो गए। अब अगर अपन ने और छोड़ दिया तो फिर वो बड़ा रोग कर देगा। तो अब अपन को उसकी चिकित्सा तो करनी है, इसके अंदर संशोधन भी देना है। ठीक है, और मान लो एक्सट्रीम कंडीशंस है तो क्या करो? प्रतिकार करो। किसका? शीत उष्ण और वर्षा का। कैसे करो? अपन को पता है अपने पास में अभी क्या है, एयर मॉड्यूलेशन है अपने पास में। तो मान लो कोई बहुत ज़्यादा गर्मी में आया है और अपन को इसके अंदर पंचकर्म कराना है, तो क्या करो? उसको एसी में बैठा दो। तो उसके लिए तो एनवायरनमेंट नॉर्मल टेम्परेचर का रखो ना, 25 तक का आसपास रखो। तो उसके लिए नॉर्मल टेम्परेचर रखो, उसके लिए वो गर्मी थोड़ी होगी। मतलब वातानुकूलन कर दो उसका, अडेप्ट। उसके लिए कृत्रिम माहौल ऐसा बनाओ कि वो एक्सट्रीम कंडीशंस की तरफ जाए नहीं। पहले तो ऐसा नहीं होता था ना, पहले तो जो बाहर का क्लाइमेट है वही रहता था। ठीक है, तो अपन अपने हिसाब से उसको मॉड्यूलेशन कर सकते हैं उसके अंदर। ये चीज़ इसके अंदर बताई है। ठीक है, स्वस्थ वृत्त के अंदर जो था वो बता दिया। फिर दूसरी चीज़ क्या है? व्याधि के अंदर अपन ये कुछ भी नहीं देखेंगे। व्याधि अगर है, क्रियाकाल अगर उपस्थित है, तो अपन को उसी टाइम करना है। ठीक है, अब ये लास्ट चीज़ आ रही है, 5 मिनट रुकना। बस 5 मिनट रुकना क्या है, 5 मिनट अभी तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर यहाँ से तुम्हें पूछता है, और क्या आता है भैषज्य कल्पना के अंदर भी आएगा सेकेंड ईयर में। तो ये अच्छी चीज़ है, ये तुम्हें आने चाहिए। ये श्लोक याद कर लेना, नहीं करो तो कोई बात नहीं, हिंदी में याद कर लेना। ठीक है, बाकी श्लोक याद करोगे तो तुम्हारे लिए चीज़ें जो है ना वो आसान बन जाएगी। तो इसको अपन है ना ऐसे करेंगे आगे से। ऐसे देखो, ये क्या बोले हैं? ये औषध सेवन काल बताएं। औषध सेवन काल मतलब कि अपन अगर कोई औषध देते हैं ना तो हम कब कब यूज़ कर सकते हैं। जैसे तुम्हें डॉक्टर BD QHS वगैरह लिखते हैं ना। BD मतलब दिन में 2 बार, QHS मतलब रात को सोने से पहले। तो ऐसे ऐसे अपने आयुर्वेद में होते हैं। तो टोटल 10 बताए इन्होंने, सुश्रुत ने 11 बताए, ऐसे सब अलग अलग बताते हैं। तो अष्टांग हृदय वाला तुम्हें याद करना है कि औषध सेवन काल सबसे पहले तो कितने होते हैं भाई? 10 होते हैं। ठीक है, कब कब हम औषध ले सकते हैं? तो फर्स्ट देखो कब लेते हैं? अनन्न लेते हैं। अनन्न मतलब बिल्कुल खाली पेट, जब बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया हुआ है, और बाद में अभी अपन खा भी नहीं रहे हैं, मतलब उठते ही जो अपन औषध ले लेते हैं वो अनन्न होती है। ठीक है, वो कहाँ लेते हैं? वो कफज डिसऑर्डर में लेते हैं। अगर किसी को कफज रोग होता है तो हम उसमें अनन्न लेते हैं। अब अगर तुम्हें ये चीज़ याद नहीं होती ना, ये साइड वाली, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नाम तो करना ही करना है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये जो साइड वाली चीज़ें ये तुम्हें फिर बाद में भैषज कल्पना में याद करनी पड़ेगी। फिर क्या होता है? अन्नादो। अन्नादो मतलब खाने से जस्ट पहले। अब इसके अंदर डिफरेंस देखो, अनन्न का मतलब है खाने से बहुत टाइम पहले। ठीक है, अपन ने औषध ली, उसके बाद में काफ़ी टाइम तक अपन ने खाना नहीं खाया। अन्नादो है खाने से जस्ट पहले अपन ने दवाई ले ली। ठीक है, उसको हम अन्नादो बोलते हैं। कहाँ लेते हैं? अपान के अंदर लेते हैं। फिर मध्य मतलब खाने के जस्ट बीच में, तो समान लेते हैं। अब ये मध्य और समान ये याद रह जाएगा तुम्हें। देखो आदि में हमेशा कफ आता है ना, स्टार्टिंग में भोजन के पहले हमेशा कफ होता है, तो अनन्य में कफ ये याद रह जाएगा। मध्य में समान, क्योंकि समान वायु क्या करती है? एक तो शरीर के मध्य में होती है, दूसरा अन्नम ग्रहणाते पचती विवेचती मुंचती। तो सारा जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या करती है? वो समान वायु करती है, तो वो मिड में आ जाएगी। ठीक है, जो जो चीज़ें याद होती है वो चीज़ें याद करते चलो। फिर अंत में खाने के लास्ट में अगर लेते हैं तो वो किस में? व्यान और उदान के अंदर यूज़ में होती है। उसमें भी अगर सुबह के खाने के बाद में लो तो व्यान वायु के डिसऑर्डर में काम आती है, शाम में लोगे तो उदान में काम आएगी, साउ साउ। फिर देखो कवलांतरे के बाद में बारे में यहाँ पे कुछ ऐसे बोल नहीं रखा, इसलिए इसमें मैंने लिखा नहीं। कवलांतरे मतलब कवल का मतलब क्या होता है? कौर। ठीक है, निवाला। तो एक कौर खाया, उसके बाद में औषध ली, फिर खाया, फिर और ली, ऐसे ये कवलांतरे होता है। फिर आता है ग्रासे ग्रासे। एक है कवलांतरे, एक है ग्रासे ग्रासे। ग्रास का मतलब ही कौर होता है। अपन ने कौर खाया, उसके बाद में औषध ली, तो वो कवल अंतर हो गया, 2 कवल के बीच में। ठीक है, ग्रासे ग्रासे मतलब हर एक कौर के अंदर मिला के देना। एक खाना ले रहे हो, मतलब अपन ने जो एक बाइट लिया उस बाइट के अंदर औषध को मिला करके खा रहे हैं, तो वो किस में लेते हैं? हम प्राणवायु के अंदर लेते हैं।
फिर मुहुर्मुहु, मुहुर्मुहु मतलब बार बार उसके अंदर औषध लेते हैं। तो किसके अंदर लेंगे? विष के अंदर, छर्दी, हिक्का। ये एक बार पूछा गया था। हिक्का श्वास के अंदर कौन सा अन्नकाल यूज में लेते हैं? तो हिक्का देखो आती है तो आती रहती है ना, बार बार आती है। और अगर हिक्का आती है तो उसकी उस टाइम अपन कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए उसकी चिकित्सा तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बहुत ज़्यादा जरूरी है तो अपन बार बार उसके अंदर औषध जो है वो लेते हैं। तो मुहुर्मुहु किसके अंदर? विष, देखो कितनी खतरनाक चीज़ है, नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, तो इसलिए बार बार इसके अंदर लेते हैं। छर्दी, वॉमिटिंग अगर एक बार शुरू होती है उसमें अपन और कुछ भी काम ही नहीं कर सकते और कोई, ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर बार बार औषध लेना जरूरी है ताकि ये छर्दी हुई ना। फिर हिक्का श्वास, ठीक है, हिक्का श्वास, छर्दी और विष, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भी विष, हिक्का श्वास, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखो सान्न, सान्न मतलब अन्न के साथ में, अन्न के अंदर मिला करके। ग्रासे, ग्रासे में कौर के अंदर मिला रहे थे, सान्न के अंदर क्या करें अपन, जो खाना बनाए ना उसके अंदर ही मिला दो। तो ये कहाँ लेते हैं अपन? अरुचि के अंदर। ये भी याद हो जाएगा। देखो अगर किसी को अरुचि है, एनोरेक्सिया है, तो हम क्या बोलेंगे? खाना उसको पसंद नहीं है, तो उसके अंदर कोई ऐसी अपन औषध लेंगे जिसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, उसको उसके खाने में मिला देंगे, तो उसको अब उसको उस खाने के अंदर टेस्ट आने लग गया तो वो खा लेगा। तो सान्न किसके अंदर यूज़ करेंगे हम? अरुचि के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर एक आता है सामुद्ग। सामुद्ग का मतलब होता है कैप्सूल। वैसे इसको है ना तुम सैंडविच समझ लो एक तरीके से। जैसे सामुद्ग किस में यूज़ करते हैं? जो बहुत कम खा पाते हैं। जैसे उन्होंने एक खाना खाया है ना, जैसे उनका खाने का टाइम है, मान लो ये खाने का टाइम है, जैसे 7 बजे खाना खाते हैं, ठीक है, तो एक बार उनको पहले मेडिसिन दे दो, फिर उन्होंने खाना खा लिया, फिर वापस मेडिसिन दे दो। या फिर एक बार उन्होंने मेडिसिन ली, उसके बाद में उसको खाना खिला दो, फिर वापस मेडिसिन दे दो, दोनों को। या फिर उसको खाना खिला दो, फिर मेडिसिन दो, फिर वापस खाना खिला दो। इस तरीके से ये 2 पैटर्न बन सकते हैं। ये दोनों तो एक ही हो गया, ठीक है। रुको मैं लिखे देती हूँ। खाना खिलाओ, फिर मेडिसिन दो, फिर खाना खिलाओ। या फिर मेडिसिन दो, फिर खाना खिलाओ, और फिर वापस उसको मेडिसिन दे दो। तो ये क्या सैंडविच बन गया। तो सैंडविच पैटर्न किसके अंदर आता है? सामुद्ग में। अब ये सामुद्ग जो है वो एक बार हमसे पूछ लिया था। एक बार क्या, हमारे पेपर के अंदर पूछा था, ये 2 नंबर के अंदर आया था कि सामुद्ग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा पूछ लेते हैं, बाकी सब तो लिखे हुए हैं, समझ में आ जाते हैं, सामुद्ग नहीं समझ में आता इसलिए पूछते हैं। तो ये कहाँ देते हैं हम? कंप देते हैं आक्षेप में और हिक्का में देते हैं। आक्षेप मतलब कन्वर्जन्स आते हैं ना, उसको बोलते हैं आक्षेप। फिर ऋषि मतलब रात को सोने से पहले, किसमें लेते हैं? ऊर्ध्व जत्रुगत जो विकार होता है उसमें हम रात को सोने से पहले लेते हैं। ऊर्ध्व जत्रुगत बता दिया, क्लेविकल से ऊपर जो आता है उसके अंदर। अब एक थोड़ा 2 मिनट और रुक जाओ तो अपन इसको रिवाइज कर लेंगे कि अपन ने इस बार पूरे लेक्चर के अंदर क्या देखा। तो सबसे पहले हम वात पित्त कफ के उपक्रम देखे थे, है ना। इसमें भी क्या देखा? संसर्ग के अलग देखे कि अगर वात पित्त का होता है तो कैसे ग्रीष्म ऋतु के अकॉर्डिंग करोगे, है ना। फिर पित्त कफ का होता है तो शरद के अकॉर्डिंग करोगे, ये चीज़ें। फिर सन्निपात होता है तो वर्षा ऋतु के अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है, ये देख लिया। फिर आपने बोला, फिर अपन ने क्या बोला था कि भाई ये उपक्रम होते हैं, ये कब करने होते हैं? हमेशा संचय की स्टेज में करो तो काम आएंगे। अगर संचय में नहीं करोगे तो इसका प्रकोप हो जाएगा। अब अगर इसका प्रकोप हो जाता है तो क्या होता है? अगर प्रकोप हो जाता है, यहाँ पे लिखना गति, तो ये गति करते हैं। कहाँ कहाँ गति कर सकते हैं? कि भाई ये कोष्ठ से शाखा में जा सकते हैं, ये शाखा से कोष्ठ में भी जा सकते हैं, और ये कोई अन्य स्थान में भी जा सकते हैं। अगर ये कोष्ठ से शाखा में जाते हैं तो हम इसका शोधन से चिकित्सा इसकी नहीं करते। शोधन का मतलब होता है, शोधन से यहाँ पे हम बेसिकली लेते हैं वमन और विरेचन, तो इसमें हम वमन और विरेचन नहीं कराते। कोष्ठ से जब शाखा में दोष जाता है, मतलब शाखा आश्रित में नहीं कराते। तो अपन को एग्जाम्पल याद है ना, वो बंटी सूख गया था, एप्पल वाला एग्जाम्पल, तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे लगता है, वहाँ तुम लिख सकते हो क्यों नहीं कराते, ठीक है। फिर अगर शाखा से कोष्ठ में जाता है ना, तब अपन इसके अंदर संशोधन कराते हैं। अब अगर कोई दोष ऐसा है जो शाखा के अंदर गया हुआ है तो उसको क्या करना होता है? उसको हम कन्वर्ट करना होता है किसमें? कोष्ठ के अंदर। मतलब जो शाखा में गया हुआ है उसको कोष्ठ के अंदर लाना होता है, ठीक है। फिर ये आ गया तो संशोधन करा दिया। अब अगर अपन ने संशोधन नहीं कराया, एक तो अपन ने संशोधन करा दिया, वमन विरेचन करा दिया, बस बात खत्म हो गई वहीं पे। लेकिन अगर अपन फिर भी आल से ढीठ बने हुए होते नहीं कराते तो क्या होता? अगर ये प्रोलॉन्ग रह गया, अगर ये प्रोलॉन्ग लग गया तो ये साम बन जाएगा। साम मतलब ये जो दोष जो होते हैं ये आम से युक्त हो जाएंगे। अब अगर ये आम से युक्त हो गए हैं, शाखा में है एक, तो दूसरा आम से युक्त और है, तो क्या कराएंगे हम उसके अंदर? दीपा एसएस कराएंगे। दीपन पाचन स्नेहन स्वेदन, दीपन पाचन स्नेहन स्वेदन कराओगे। इससे क्या हो जाएगा? वो वापस बेचारा जो है वो घूम घाम के वापस कोष्ठ में आएगा बोला बड़ा। फिर उसको क्या करेंगे? अपन निर्हरण कर देंगे। निर्हरण कैसे करेंगे? अगर मुख से औषध देंगे तो वो कैसे निकलेगी? या तो वमन के थ्रू निकलेगी या विरेचन के थ्रू निकलेगी।
निकलेगी। अगर अपन नासा से ऊर्ध्वजत्रुगत रोग हैं और अगर अपन नासा से औषध देते हैं तो वो नासा से ही निकलेगी। उसको हम क्या बोलते हैं, नस्य बोलते हैं। गुदमार्ग से दोगे तो वो बस्ती की फॉर्म में निकलेगी। ठीक है, ये अपन ने देखा। फिर अपन ने क्या देखा कि कौन से दोष का जो शोधन है वो अपन कौन से ऋतु के अंदर करते हैं, तो कौन से मास के अंदर करते हैं, ये अपन ने देख लिया था, तो इसको वापस अपन को देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर लास्ट में अपन ने औषध काल दे पढ़े थे, तो औषध काल भी हो गया। तो फाइनली ये क्लास और चैप्टर दोनों ख़त्म होते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे डिसमिस। आज की क्लास यहीं डिसमिस।